हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का जो सिलेबस है करंट इलेक्ट्रिसिटी उसको शुरू कर रहे हैं। ये आपके चैप्टर 3 में है। चैप्टर 3 में करंट है, लेकिन जो पिछले दो चैप्टर्स हैं उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक उसका नाम, यानी कि उसमें चार्ज तो प्रोड्यूस होता है सरफेस पे पर चार्ज फ्लो नहीं होता आगे, इसलिए उसको हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे आपको दो नाम हम क्लियर कर दूँ कि एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा करें कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि सरफेस पे चार्ज तो आएंगे, चार्ज ओनली ऑन सरफेस एंड डज नॉट फ्लो। ये फ्लो नहीं करते, जो चार्ज हैं ये फ्लो नहीं करेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में सरफेस पे आएंगे। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि चार्ज फ्लोज, जो इसमें चार्ज है चार्ज फ्लो करते हैं, इसीलिए इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बस आप इमेजिन करिए कि जैसे किसी वाटर पाइप में वाटर फ्लो करता है, इसी तरह चार्ज भी फ्लो करते हैं। अब ये चीज़ है कि चार्ज किस में फ्लो कर सकते हैं, किस में नहीं फ्लो कर सकते। इस बेस पर दो प्रकार के मटेरियल डिसाइड किए गए। जो मटेरियल्स हैं उनकी जो क्लासिफिकेशंस हैं वो दो बनाई गई। एक तो हुआ कंडक्टर और दूसरा हुआ इंसुलेटर। यहाँ पर हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि चैप्टर 1 में मटेरियल को हमने तीन तरह से डिवाइड किया था: कंडक्टर, इंसुलेटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स। अब वहाँ पर जो कंसेप्ट था कि जो कंडक्टर है उसमें चार्ज फ्लो करेगा, इंसुलेटर है चार्ज फ्लो नहीं करेगा, डाइलेक्ट्रिक्स है कि उसकी सरफेस पे चार्ज आएगा लेकिन फ्लो नहीं करेगा, इंसुलेटर की सरफेस पे भी चार्ज नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर अब हम सिर्फ ये कंसेप्ट ले रहे हैं चार्ज फ्लोज, यानी कि जिन मटेरियल में चार्ज फ्लो करेगा वो कंडक्टर, जिनमें चार्ज फ्लो नहीं करेगा वो इंसुलेटर। यहाँ पर सिर्फ ये कंसेप्ट आ गया जिसमें चार्ज फ्लोज और जिसमें चार्ज डू नॉट फ्लोज। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि दो मटेरियल होते हैं। तो मटेरियल में अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो जो कंडक्टर है उसी में आप करंट दे सकते हो, उसी में आप करंट देख सकते हो। तो जो कंडक्टर है इनमें स्पेशली आपको मैं बताऊँ ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स के नाम आपको पता है। कापर है, कापर बेस्ड है, एल्युमिनियम है, आयरन है, गोल्ड है, ढेर सारे जितने भी मेटल्स हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी उनके अंदर से करंट फ्लो होती है। और इंसुलेटर्स होते हैं जिनके अंदर करंट फ्लो नहीं होती। अब जैसे मान लो मैं पेपर की बात करूं, पेपर हो गया, ड्राई वुड हो गया, रबर हो गया, ये सब ऐसे होते हैं कि जिनमें करंट फ्लो नहीं होता। तो जिनमें करंट नहीं फ्लो होता उनको हम लोग इंसुलेटर्स, और जिनमें करंट फ्लो होता है उनको हम लोग कंडक्टर्स। तो करंट में करंट फ्लो होगा कंडक्टर्स में, स्पेशली मेटल्स में। मैं आपको याद दिलाऊं, करंट में चार्ज फ्लो होता है, लेकिन जो 11th क्लास में आपने पढ़ा हीट में जो टेम्परेचर फ्लो होता है, द टेम्परेचर फ्लोज ओनली ऑन द कंडक्टिंग बॉडीज। हीट कंडक्टिंग बॉडी जो हम नाम रखे थे, कि जैसे आपने बताया था कि एयर इज़ नॉन कंडक्टिंग, एयर में नहीं जाएगी हीट, लेकिन जो हीट कंडक्टिंग बॉडी है उनमें हीट जाएगी। इसी तरह यहाँ पर भी है, जो कंडक्टर हैं उनमें करंट फ्लो होगा, जो कंडक्टर नहीं है उनमें करंट नहीं फ्लो होगा। अब मैं इसको आगे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि इस चैप्टर में और आगे जो बेसिक है उन बेसिक्स को आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है। लेट्स सी, क्लास 10 में जो आपने पढ़ा है उसी के आगे कहाँ क्लास 12 में है, थोड़ा मोर एक्सप्लेनेशन है। तो व्हाट इज करंट, करंट क्या है, व्हाट इज करंट, इसको पहले समझिए। व्हाट इज करंट, देन हाउ इट प्रोड्यूसेस, ये हम लोग पहले बाद में देखेंगे। व्हाट इज करंट, जो आपने पढ़ा इसका कंसेप्ट कि जो करंट है, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ
flow of charges. Rate of flow of charges is called the current. अब इसको हम मैथमेटिकल नाम दें तो करंट को I दे दिया. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो इसको Q बाई टी. Q क्या है? चार्ज है और T क्या है? टाइम है. पर टाइम जो चार्ज फ्लो हो रहा है दैट इज कॉल्ड द करंट. करंट इक्वल टू Q बाई टी. यह बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है. अगर इसको आप डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखेंगे, मैंने बहुत जगह पढ़ा हुआ है, डी क्यू बाई डी टी भी लिखा हुआ है. तो यहाँ जो Q है ये चार्ज और ये जो T है ये टाइम है. आप इस चीज़ को पहले पढ़े हैं, इससे फैमिलियर है. इसको भी अब आप कहीं कहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम वही लेके चल रहे हैं जिससे आप फैमिलियर हैं. I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. तो I क्या है? I इज अ स्केलर. I इज ए स्केलर. बिल्कुल क्लियर रखिए. I यानी करंट स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये दोनों स्केलर हैं. चार्ज की वैल्यू यूनिट है कूलाम और टाइम का सेकेंड. तो इन्होंने बोला कि जो यूनिट है करंट का दैट इज एम्पियर. करंट की जो यूनिट है एम्पियर, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं. और इसकी और कई यूनिट्स होती हैं. अगर हम इसको थोड़ा लिख दें 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड. इसकी और जितनी भी यूनिट्स होती हैं, ज़रा मैं इधर उनकी चर्चा करता हूँ. जितनी और यूनिट्स होती हैं तो इसमें आप देखिए, एक होता है एम्पियर, फिर 1 एम्पियर में होता है 10 टू पावर 3 मिली एम्पियर. ये एम मतलब मिली एम्पियर. मिली एम्पियर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं. 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 3 एम्पियर. उल्टा भी ऐसे हो जाएगा. या 1 एम्पियर इक्वल टू 10 टू पावर 6 माइक्रो एम्पियर. इफ़ यू राइट इन दिस वे 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 6 एम्पियर. तो इस तरह से आप करंट को लिख सकते हैं, जो इसकी और यूनिट्स हैं. अब करंट को मेजर किससे करते हैं बताइए, जरा थोड़ा याद करिए. करंट मेजर्ड बाय विच डिवाइस? बाय अमीटर. अमीटर से मेजर कर सकते हो, मिली एमीटर से मेजर कर सकते हो, या माइक्रो अमीटर से मेजर कर सकते हो. कम करंट है तो माइक्रोमीटर लगाएंगे, ज़्यादा करंट है तो अमीटर लगाएंगे. सो द करंट इज मेजर्ड बाय. अब यहाँ पे कई क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस को हम आगे अभी डिस्कस करेंगे. एक क्वेश्चन मैं यहाँ छोड़ता हूँ जिसको आप भी सोचेंगे और हम आगे उत्तर देंगे. वाई करंट इज स्केलर? वाई करंट इज स्केलर अल्दो द करंट सर्किट में करंट की डायरेक्शन डिसाइड होती है. अल्दो इन योर सर्किट्स the direction of current is given from positive plate of battery to the negative plate of battery, but current is a scalar. why? तो हम लोग इसको आगे इसका आंसर ढूंढेंगे. what is current हमको क्लियर हो गया कि rate of flow of charge is called the current. rate of flow of charge is called the current. जैसे हमने पढ़ा था 11th क्लास में कि rate of flow of heat is called the thermal current. हीट का जो फ्लो होता है मटेरियल में, उसी को हम लोग ने थर्मल करंट बोला था. अब यहाँ चार्ज जो फ्लो होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे. वाटर करंट भी आपने सुना. वाटर करंट यानी वाटर पर टाइम जो फ्लो होता है वही वाटर करंट है. तो करंट शब्द का मतलब है मोशन से. और करंट जो हमने देखा कि जो करंट फ्लो होता है वो कैसे होता है, इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर भी अब हम लोग देखते हैं. हाउ करंट फ्लोज एंड विच चार्ज फ्लोज इन द करंट. ये देखिए दो क्वेश्चन है. हाउ करंट फ्लोज, हाउ चार्ज फ्लोज, हाउ चार्ज या करंट फ्लोज एंड हाउ विच चार्ज फ्लोज इन करंट. तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको अब हम आगे समझाएंगे. देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई कंडक्टर है. ये कंडक्टर, इस कंडक्टर को ले लेते हैं. कंडक्टर को हम अपने हिसाब से बड़ा कंडक्टर बना लिए. मान लो कि ये कापर का वायर है. कापर वायर को हमने यल लेंथ का ले लिया. यल लेंथ का कापर वायर है. और इस कापर वायर में हमने ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं एरिया क्रॉस सेक्शन, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में थिकनेस बोलते हैं. दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन.
इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने डिफाइन कर लिया कि ये इतना बड़ा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका सरफेस एरिया नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे ये आपका पेन है, कंडक्टर है, तो ये जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये इसका सरफेस एरिया है पूरा। तो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी थिकनेस की बात कर रहे हैं। तो अब इसमें करंट कैसे फ्लो होगी? करंट फ्लो होने के लिए सोर्स चाहिए। जैसे आप हीट फ्लो करते हो तो उसके लिए बर्नर, हीट बर्नर सोर्स है। इस तरह यहाँ पर एक वाटर फ्लो करते हो तो टैंक सोर्स है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए कि ये वाटर टैंक है। वाटर टैंक अगर खाली है और आपने यहाँ से कनेक्शन कर दिया है कि ये कहीं और जाए, मेरे घर के टैंक में आए, ये मेरे घर का टैंक है, तो वाटर यहाँ से फ्लो होके आएगा। तो अगर ये खाली है तो क्या वाटर फ्लो किधर आएगा? ए से बी में? नो। सबसे पहले जरूरी क्या है कि इसको भरा होना चाहिए, ये भरा हो, यानी जिसके अंदर कुछ पोटेंशियल हो तभी वो उसको फ्लो कर सकता है। तो सबसे पहले वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें आपको सबसे पहले एक चाहिए सोर्स ऑफ करंट यानी सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो यहाँ पर मैं एक बैटरी लगा रहा हूँ। देखिए ये सेल है, इसमें 3 सेल हमने जोड़ दिए हैं। आप 2 सेल भी जोड़ सकते हैं, 3 सेल भी जोड़ सकते हैं। तो मैंने एक बैटरी लगा दिया। आप कहेंगे कि सर करंट तो घर में इससे नहीं आता, करंट इससे नहीं आता। बिल्कुल, करंट घर में आपका जो करंट है वो दूसरा है, उसको हम लोग एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। घर का जो करंट है दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, बट दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट करंट। दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट करंट। क्लास 11th में आप पढ़े होंगे, डायरेक्ट करंट में मैग्नीट्यूड सेम होता है एंड दिस इज अ सेल या बैटरी हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट करंट के। और भी वो आप देखिए, आपका बैटरी, मैं एग्जांपल दूं, जैसे आप घर में मोबाइल चार्ज करते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं तो वो 220 वोल्ट की उसमें बैटरी चार्ज होती है। उसकी बैटरी चार्ज करके वो उसको एसी को डीसी में बदलता है। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए लगाया गया है। यहाँ पर भी हम डीसी सोर्स ले रहे हैं। अभी आगे हम लोग एसी पढ़ेंगे विस्तार से। अभी फ़िलहाल आप ये समझिए कि ये सोर्स है, सोर्स ऑफ करंट है, जहाँ से करंट निकलेगी, सोर्स ऑफ करंट या सोर्स ऑफ चार्ज, या इसको सोर्स ऑफ ईएमएफ भी बोलते हैं। सोर्स ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को मोशन करने के लिए फोर्स दे सके, दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ ईएमएफ। अब यहाँ समझिए क्या होता है, बहुत समझने वाली बात है। ये कॉपर है। कॉपर में आप बताइए इन न्यूट्रल कंडीशन इसमें प्लस माइनस इक्वल संख्या में होंगे। यू मेक श्योर इट, अगर कॉपर न्यूट्रल है तो इसमें प्लस माइनस इक्वल संख्या में होंगे। या एल्युमिनियम है तो भी प्लस माइनस इक्वल संख्या में होंगे। अगर माइनस कम हो गया तो प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एक माइनस ज़्यादा हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा। फिलहाल ये कैसा है? न्यूट्रल वायर। ओके, नाउ सी, जब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये क्या है बताओ? ये क्या कहलाते हैं? कंडक्टिंग वायर। ये कंडक्टिंग वायर है जो पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वायर है। और इसको हमने जोड़ दिया। बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मोटा भी बना सकते हैं पर समझाने के लिए। तो यहाँ से जब हमने बैटरी लगाई तो ये बैटरी का बताओ कौन सा प्लेट है? बड़ा वाला प्लस, ये छोटा वाला कैसा है? माइनस। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये बैटरी का जो प्लस प्लेट है इधर से आएगा और जितने भी ये प्लस हैं, जितने भी इसके अंदर प्लस हैं, उन सब प्लस को क्या कहेगा? तुम लोग इधर जाओ, प्लस विल मूव दिस साइड, ये रिपेल करेगा। और ये जो माइनस है, इन सब माइनस को वो क्या कहेगा कि ऑल द माइनस विल रिपेल दिस साइड। यहाँ पर बात समझो, बैटरी का बड़ा प्लेट प्लस है तो पॉजिटिव जितने भी चार्जेस हैं सबको इधर की ओर मोशन कराएगा, नेगेटिव जितने चार्जेस हैं सबको इधर की ओर मोशन कराएगा। अब यहीं पर बात क्लियर होती है कि जब मोशन करेगा तो कौन सा चार्ज मोशन करेगा, कौन सा चार्ज कम मोशन करेगा। अब यहाँ समझिए, मैं इसी डायग्राम को आपको समझाता हूँ थोड़ा सी जगह बना के। तो अब इसमें आप समझिए होगा क्या कि जो ये प्लस चार्ज है यानी मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई जिसका मास ज़्यादा है वो कम चलेगा, देयरफॉर स्पीड ऑफ प्रोटॉन विल बी लेस देन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ये कंसेप्ट को समझिए। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1800 कुछ होता है, मैं अप्रॉक्सीमेट लिख रहा हूँ, ये रिलेशन होता है 1828 या कुछ ऐसे होता है। तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से इतना ज़्यादा होता है, इसलिए प्रोटॉन हैवी है, फोर्स देने पर उतना तेज़ी से नहीं चल पाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन हल्का है इसलिए फोर्स देने से तेज़ी से चलेगा, क्योंकि यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो रहा है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? एम भी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब एम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, मास वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ मास प्रोटॉन का ज़्यादा है इसलिए प्रोटॉन की स्पीड कम है, और इलेक्ट्रॉन का मास कम है इसलिए उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा है। अब कल्पना करना है कि जब तक में प्रोटॉन थोड़ा सा हिलते हैं अपनी थोड़ी सी जगह में, उतने में तो इलेक्ट्रॉन इधर सब आ जाते हैं। यानी कि आप कुछ इस तरह से कल्पना करो कि जैसे ये वायर है, इस वायर में ये प्रोटॉन है तो ये इधर चलने के लिए तैयार ही होता है। ये पूरा प्रोटॉन का भरा हुआ है, प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन भरे हुए हैं। तो जैसे ही चलने को तैयार होता है, इलेक्ट्रॉन उतनी ही टाइम में तेजी से इस तरफ आ जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो प्रोटॉन को चीरता हुआ आगे चला जाता है। जैसे आपने एक कल्पना करो कि एक रूम है, बड़ा सा रूम है जिसमें थर्मोकोल भरा हुआ है। थर्मोकोल इज प्रोटॉन, और उसमें एक बंदूक की गोली हम फायर करें तो सीधे तेजी से निकल जाए उनको होल करते हुए। तो वही चीज़ हो रही है कि प्रोटॉन बैठे ही रह जाते हैं, इलेक्ट्रॉन तेजी से चलते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये समझ सकते हैं कि देखो अब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन मोशन ये के लिए मैंने एरो बनाया है, दिस एरो फॉर इलेक्ट्रॉन मोशन। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन मोशन। लेकिन हम करंट की डायरेक्शन क्या बताते हैं? बैटरी के प्लस से माइनस। तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन मोशन के अपोजिट मानी जाएगी, ऐसे ऐसे। जितनी करंट यहाँ से निकलेगी उतनी ही करंट बैटरी से आएगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, और इस कंसेप्ट को अब हम आपको क्लियर करते हैं। इसको थोड़ा क्लियर कर दें, जगह नहीं है। तो आपको 2-3 बातें क्लियर हो गई। अब एक छोटा सर्किट दूसरा बनाता हूँ जिसमें आपको मैं अब फाइनल टच दे रहा हूँ कंसेप्ट को। ध्यान दीजिए, ये प्लस है, ये माइनस है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की ओर फ्लो होगा, प्लस इधर की ओर ट्राई करेगा, लेकिन स्पीड बहुत कम है तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट यू कैन से अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि करंट जो फ्लो कर रही है दैट इज Q/T है, जितना चार्ज फ्लो कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू Q इक्वल टू यानी होता है, यानी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो I इक्वल टू यानी अपॉन T, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, IT अपॉन E। इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। तो कई फैक्ट्स क्लियर हो गए। जो फैक्ट्स क्लियर हुए मैं उनको लिखता हूँ, जो फैक्ट्स क्लियर हुए मैं उनको लिखता हूँ। फैक्ट्स क्लियर हुए, सबसे पहले कि एक सर्किट क्लोज होनी चाहिए, क्लोज सर्किट, यानी जहाँ से शुरू हुआ ये सर्किट, अगर मान लो यहाँ मैंने की लगा दिया, ऐसे कर दिया, ओपन हो गई, करंट फ्लो नहीं होगी। अगर हम इसको बाहर को कंप्लीट करेंगे या कुछ स्विच को ऑन करेंगे, क्लोज सर्किट होना चाहिए। दूसरा, एक सोर्स ऑफ EMF होना चाहिए, ये जैसे बैटरी, इसके बिना आगे काम नहीं चलेगा। देन जो इलेक्ट्रॉन ओनली constitutes current, constitute and flows in circuit। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है इन द मेस ऑफ प्रोटॉन, इन द मेस ऑफ, मेस मतलब जाल, प्रोटॉन उसमें भरे हुए हैं, प्रोटॉन का उसमें फ्लो करता है। और जो करंट की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होगी, करंट अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
अपोजिट टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से इस बात को समझो कि जो करंट है, करंट फ्लो करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन मोशन ही बस दिखा रहा है, प्रोटॉन मोशन तो दिखा नहीं रहा है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन को उत्तर दूं, व्हाई करंट इज अ स्केलर। यहाँ करंट की डायरेक्शन है, फिर भी करंट स्केलर इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों चार्जेस की डायरेक्शन नहीं इंक्लूड की गई है और ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है। ऐसा लिखेंगे हम, ऐसा लिखेंगे, सिंस डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट follows vector's law of addition, so it is not vector। अब इसको समझना पड़ेगा क्या है वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ में एटलीस्ट 2 डायरेक्शन होनी चाहिए, 2 वेक्टर्स की, 2 वेक्टर्स होने चाहिए और 2 वेक्टर को हम किसी प्लेन में किसी एंगल से करेंगे तो या तो ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, पैरेललोग्राम लगाएंगे या पॉलीगन लॉ लगाएंगे। यहाँ पर डायरेक्शन एक ही है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट में करंट बता दिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन शो नहीं कर रहा है और इस तरह से हम इसे फॉलो नहीं कर सकते। सो करंट इज अ स्केलर। आज हमने एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, जिस बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर हो गया कि करंट फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन के मोशन से, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के बीच मोशन करता है और प्रोटॉन को आप ये नहीं कह सकते कि प्रोटॉन रेस्ट में है, प्रोटॉन रेस्ट में नहीं है। विथ रिफरेंस टू द प्रोटॉन, प्रोटॉन चल रहा है लेकिन बहुत धीमे चल रहा है, उसकी स्पीड को हम निगलेक्ट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत हाई है, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन मोशन इसमें समझते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक और कंसेप्ट आपको दूं कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन मोशन है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन। शॉर्ट में बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन मोशन की जो एवरेज वेलोसिटी, जैसे एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, दूसरा वाला इधर गया, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम लोग वीडी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? वीडी से। आपको एक मैं गेस करता हूँ, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू टेल मी। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती करंट में? आप गेस करिए। ये मैं आपको बोलता हूँ 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड, लगभग इतनी होती है। 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है एयर में? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, आप गेस करो। दिस इज 332 मीटर पर सेकंड। सी, what is the speed of sound, what is the speed of light, what is the speed of electron। जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, जो स्पीड लाइट की है उससे थोड़ी कम है, लेकिन करंट की स्पीड बहुत। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग कर रहे थे। बस थोड़ा एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, बस आपका फ्री टॉपिक रहेगा। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए इसमें सर्किट वही आएगी, I = Q/T से शुरू करो, तो I = Q यानी कर दो, Q = यानी होता है, यहाँ पे एक रिलेशन होता है Q = यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम कर देते हैं तो NV/E/T, यहाँ V जो है वॉल्यूम है, V क्या है? वॉल्यूम। I = N/T, क्योंकि देखो करंट फ्लो करता है तो वॉल्यूम में फ्लो करता है, ये लेंथ हो गया, ये एरिया हो गया। तो जो करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, यानी करंट जो है इसके अपोजिट जा रहा है, तो जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज फ्लोज इन वॉल्यूम। अब इसको आप समझिए वॉल्यूम कैसे होता है। जैसे मान लो एक वाटर पाइप है, तो इमेजिन इट, वाटर पाइप है, वाटर पाइप में जो वाटर है वो एक वॉल्यूम में फ्लो होता है, उसमें पूरा भर के जाता है, चौड़ाई लंबाई सब में। ऐसा नहीं कि एक लाइन जैसा एक लाइट रे बीच में चली जाएगी, नो, ऐसा। तो
एन एरिया इंटू लेंथ इंटू ई अपॉन टी। अब ये एल अपॉन टी हो गया वेलोसिटी, तो ये बन गया, सॉरी इसको हटाना पड़ेगा, तो आई इक्वल टू एन ए वी डी ई, ये फार्मूला हो गया, या आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। ध्यान दीजिए ये रिलेशन है। अब ये जो रिलेशन आया आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये क्या कह रहा है, बिल्कुल इसको समझिए कि आई डिपेंड, एन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ए हो गया एरिया ऑफ थिकनेस, बी हो गया स्पीड, यानी कि एरिया ऑफ थिकनेस, ये वाला एरिया ऑफ थिकनेस पे करंट डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा उसका एरिया होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, और वीडी पर डिपेंड करता है कि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा करंट कंस्टिट्यूट होगा। कुल मिला करके हम लोग इसको कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू एन ई ए बी डी और बी डी इक्वल टू आई अपान एन ई ए। अब बहुत सीधा सीधा है, देखो आई अपान ए को भी बोलते हैं जे, देखो इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी वेक्टर है, देखो करंट वेक्टर नहीं है लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर है। करंट डेंसिटी वेक्टर है क्योंकि करंट डेंसिटी डिसाइड होती है, उसके डायरेक्शन रिजल्टेंट आती है। तो वी डी इक्वल टू आई, ये सॉरी ये आई अपान ए यहाँ हो गया जे, तो जे अपान एन, जे इक्वल टू एन ई वी डी, ऐसा भी रिलेशन आप लिख सकते हो। तो करंट डेंसिटी होता है करंट अपान एरिया, और हम लोगों ने इसको देखा। आज इतना ही हम लोग करते हैं, और करंट चैप्टर में मैं सलाह दूंगा कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाएं, छोड़े नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और ख़ासकर कल मतलब आगे आने वाले दिनों में मैं करंट से रिलेटेड और भी बातें डिस्कस करूंगा, लेकिन आप साथ में पढ़ते जाएं। जो भी चैप्टर्स यहाँ हो रहे हैं, 2 चैप्टर आपके हो गए थे और ये तीसरा चैप्टर शुरू है। कोई एक रेफरेंस बुक्स ज़रूर पढ़िए, उस रेफरेंस बुक्स के हेल्प से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और जो ऐसे कोई कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आता, उनको यूट्यूब में डालिए, कमेंट भी डालिए कि वीडियो कैसा है। कभी कभी जैसे हम तो अपने स्टाइल में बता रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इसमें ये सुधार होना चाहिए, वीडियो में ये सर कर लें तो शायद आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वो सजेशन आप यूट्यूब में डालिए कि सर अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो उसको भी बताइए, लिखने की स्पीड ज़्यादा है वो बताइए, या क्लैरिटी नहीं है, साउंड नहीं है, लाइट में कोई डिफेक्ट्स है, तो आप यूट्यूब में इस चीज़ को शेयर करें। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि टॉपिक बढ़ेगा, मेन चीज़ होता है देखो कंटिन्यूटी, जितना कंटिन्यू रहोगे सभी वीडियोस देखो आप, और उन वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि जो मैं टॉपिक देता हूँ एज पर CBSE देता हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ जो इन बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है वो नहीं छूटती मेरे वीडियो में। तो आप इस बात को ख्याल रखें, और जितना डाउट्स रिमूव होगा आपका पढ़ने के बाद, उतना ही आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये पहली चीज़ है कंटिन्यूटी, और दूसरी चीज़ है उसकी समझ यानी अंडरस्टैंडिंग। तो दिस इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।